Good morning, everyone. Today at CBL, we'll be starting with newspaper analysis. My name is Yasmin Gill. I'm a former civil servant. I cracked my PCS, Punjab PCS, in year 2016 with rank 24. I've also appeared for 3 UPSC mains and 1 HCS mains. So our idea will be to take this throughout the year. We'll be covering important topics and editorials from both the newspapers, Indian Express as well as The Hindu. So let us begin. The topics for today will be Iran's geography, Middle East, certain parts of their geography, uranium enrichment. Then we'll be talking about CNG, PNG, LPG and LNG. What are the differences in between them? Mosquitoes and gene editing. This is taken from The Hindu. Delimitation exercise, understanding it. And finally, we'll be talking about Char Dham circuit. After we complete these topics, we'll be moving to editorials by opening the newspaper on the screen. So we'll be covering these portions via PPT. So start करते हैं. See why we are focusing so much on geography. अगर आपने observe किया होगा, there are many map-based questions which are frequently asked in UPSC prelims. For example, one of the questions which I have put for you is, consider the following pairs: sea and bordering country. Adriatic Sea, Albania; Black Sea, Croatia; Caspian Sea, Kazakhstan; Mediterranean Sea, Morocco; Red Sea, Syria. We won't be solving this question as of now, but I wanted कि आपका attention जाए इस चीज पे कि map based questions काफी ज्यादा यूपीएससी में लगभग हर साल ही आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चीज इंपॉर्टेंट चल रही है. फिलहाल ईरान इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ईरान की ओवरऑल ज्योग्राफी बिकम्स इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज हमें समझना चाहिए कि ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज कहां पे हैं एंड ईरान के इर्द गिर्द जो वाटर बॉडीज है, विच आर दीज वाटर बॉडीज, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद नॉर्थ. दिस इज ईरान. इसके नॉर्थ में है कैस्पियन सी एंड है टर्कमेनिस्तान कंट्रीज. अब ये जो स्थान वाली कंट्रीज हैं काफी सारी हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. कैस्पियन सी एंड टर्कमेनिस्तान, ठीक है. देन वी मूव टूवर्ड्स वेस्ट. वेस्ट में है इराक एंड वी हैव कुवैत, ठीक है. इराक एंड कुवैत. इराक एंड टर्की है बेसिकली. कुवैत के साथ सिर्फ मैरीटाइम बॉर्डर है. इराक एंड टर्की मेन कंट्रीज है. देन वी हैव पर्शियन गल्फ एंड वी हैव गल्फ ऑफ ओमान. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. फाइनली टुवर्ड्स द ईस्ट वी हैव अफगानिस्तान एंड वी हैव पाकिस्तान. सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. शेयर्स बॉर्डर्स विद इराक एंड टर्की टू द वेस्ट, अजरबैजान एंड आर्मीनिया टू द नॉर्थ. ये अजरबैजान और आर्मीनिया टू द नॉर्थ. कैस्पियन सी टू द नॉर्थ, टर्कमेनिस्तान टू द नॉर्थ, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान टू द ईस्ट एंड पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू द साउथ. ध्यान रखना कुवैत के साथ बाउंड्री लैंड में नहीं है, ठीक है. सो ये आपका ईरान है. आई वॉन्ट यू टू टेक अ लुक एट दिस मैप. यहाँ पे कुछ सिटीज हैं, कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, रिवर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखोगे दश्त ए काविर, दश्त ए लूट. अब ये जो वर्ड है दश्त, ईरान को हम पर्शिया भी बोलते हैं ना. दश्त एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है डेजर्ट. सो दश्त ए काविर और दश्त ए लूट सॉल्ट डेजर्ट्स हैं जो आपके ईरान में है. देन यू सी 2 माउंटेन रेंजेस है. पहली माउंटेन रेंज है जो नॉर्थ में है, यानी कि कैस्पियन सी और ईरान के बाउंड्री पे है. ये एल्बर्स माउंटेन, ठीक है. और जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो इसी माउंटेन के साउदर्न एंड पे है. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लगभग कैपिटल की कहाँ पे लोकेशन है. तो ईरान की कैपिटल की लोकेशन नॉर्दर्न साइड पे, तेहरान, एल्बर्स माउंटेन के पास में. देन ईरान के वेस्ट में है जैग्रोस माउंटेन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. देन आगे बाकी हम देखेंगे कि क्या क्या डेजर्ट्स है यहाँ पे, क्या क्या रिवर्स हैं, ठीक है. सो माउंटेन्स अगर आप देखें, जैग्रोस माउंटेन ये वाले वेस्ट वाले, ये सिर्फ ईरान का पार्ट नहीं है. ये ईरान, इराक और टर्की, यानी कि जो वेस्ट वाली कंट्रीज हैं, टर्की, इराक एंड ईरान, तीनों में लाई करता है जैग्रोस माउंटेन. जैग्रोस माउंटेन जो है, अगर आप इसकी ज्योग्राफिकल ओरिजिन देखेंगे तो ये यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट की कोलिजन से बना है. यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट की कोलिजन से जैग्रोस माउंटेन बना है जो ईरान के नॉर्थ में है. अब आ जाओ एल्बर्स माउंटेन. एल्बर्स माउंटेन क्यों न्यूज में है? इसकी एक पीक है माउंट
दमावंद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माउंट दमावंद, ये इसकी हाईएस्ट पीक है एल्बर्स माउंटेन की, और ये आपके यूएस के कन्फ्लिक्ट में न्यूज में थी। तो माउंट दमावंद आपकी एल्बर्स माउंटेन। देन तेहरान, मैंने आपको बता दिया एल्बर्स के बिल्कुल साउथ में है, ठीक है। रिवर्स, रिवर्स कौन सी ईरान में इंपॉर्टेंट है? 3 रिवर्स इंपॉर्टेंट है, करुन रिवर, जयांदे रिवर और करके रिवर। इसमें करुन रिवर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करुन रिवर कहां पे? यहाँ पे आपकी जैग्रोस के पास है करुन रिवर, और ये पर्शियन गल्फ में एम्प्टी होती है करुन रिवर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ईरान के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, यहाँ पे एक सॉल्ट लेक है, लेक उर्मिया, सॉल्ट लेक, लेक उर्मिया। सॉल्ट डेजर्ट्स हैं, दश्ते कावीर और दश्ते लूट, और सॉल्ट लेक है नॉर्थ वेस्ट में जिसका नाम है लेक उर्मिया। देन तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एल्बर्स माउंटेन नॉर्थ में कैस्पियन सी के पास, जिसके बिल्कुल साउथ एंड पे तेहरान, ईरान का कैपिटल। एल्बर्स माउंटेन की हाईएस्ट पीक है माउंट दमावंद। वेस्ट में जैग्रोस माउंटेन है, जो सिर्फ ईरान में नहीं लाई करते, टर्की और इराक में भी लाइक करते हैं। नॉर्थ वेस्ट ईरान में एक सॉल्ट लेक है जिसका नाम है लेक उर्मिया। दश्ते कावीर, दश्ते लूट सॉल्ट डेजर्ट्स हैं। ईरान की 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, करुन रिवर, जयांदे रिवर और करके रिवर, जिसमें जो करुन रिवर है ये आपके जैग्रोस माउंटेन के पास है, यहाँ पे ये करुन रिवर है, एंड ये आपका पर्शियन गल्फ में एम्प्टी करती है। आगे चलते हैं। करुन रिवर राइजेस इन जर्दकू माउंटेन्स इन जैग्रोस रेंज। जैग्रोस रेंज के जर्दकू माउंटेन में करुन रिवर ओरिजिनेट करती है, एंड इसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं करुन रिवर की, एक का नाम है देज, एक का नाम है कुरंग। ट्रिब्यूटरीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट करुन रिवर खुद इंपॉर्टेंट है, एंड कहां पे ड्रेन करती है और कहां से ओरिजिनेट करती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओरिजिन कहां पे है? जर्दकू माउंटेन्स इन जैग्रोस रेंज में एक माउंटेन है जर्दकू माउंटेन, वहां पे ओरिजिनेट करती है, ठीक है। देन यहां पे है बंदर अब्बास। बंदर अब्बास एक बहुत इंपॉर्टेंट ईरान का पोर्ट है, यहाँ पे ईरान का नेवल बेस भी है। बंदर अब्बास है ना, वी टॉक अबाउट बंदरगाह, बंदर अब्बास है ना, तो पोर्ट। सो बंदर अब्बास आपका ईरान का नेवल बेस है, और ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये ईरान का 50% ट्रेड वॉल्यूम हैंडल करता है, और ये आपका पर्शियन गल्फ पे लोकेटेड है। देन आपके ये पर्शियन गल्फ है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर ऐसे PHO, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान। तो बंदर अब्बास आपका पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास है। बंदर अब्बास इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंदर अब्बास एक कॉरिडोर है जो रशिया और यूरोप को आपके इंडिया रीजन के साथ कनेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। INSTC का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बंदर अब्बास भी है, ठीक है। देयरफॉर बंदर अब्बास बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये एक ईरान का लार्जेस्ट पोर्ट है, 50% ईरान की ट्रेड वॉल्यूम को हैंडल करता है, प्लस यहाँ पे ईरान का नेवल बेस भी है। और INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पे ये एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। करुन रिवर ओरिजिनेट करती है जैग्रोस रेंज की जर्दकू माउंटेन से। इसकी 2 ट्राइब्यूटरीज है, दे और कुरंग, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और पोर्ट जो ईरान में इंपॉर्टेंट है, जो इंडिया भी डेवलप करने में हेल्प कर रहा है एंड इंडिया के रिलेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज चाबहार पोर्ट। तो ये चाबहार पोर्ट ना आपका यहाँ पे है लगभग, ठीक है। इस रीजन को हम बोलते हैं, ईरान के इस रीजन को बोलते हैं सिस्तान, और क्योंकि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ लगता है तो सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। तो चाबहार पोर्ट आपका कहाँ पे है? सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस, ठीक है। और ये आपका गल्फ ऑफ ओमान वाला एरिया है, ठीक है। तो आपका बंदर अब्बास यहाँ पे है, पर्शियन गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और आपका चाबहार पोर्ट गल्फ ऑफ ओमान के पास है। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। और इंडिया इसको क्यों डेवलप कर रहा है? बिकॉज हमें पाकिस्तान को बाईपास करके एक रास्ता चाहिए था अफगानिस्तान तक, ठीक है। अफगानिस्तान को असेस करने के लिए और सेंट्रल एशिया को असेस करने के लिए बाय पासिंग पाकिस्तान, इस रूट को डेवलप करने के लिए हमें एक पोर्ट चाहिए था ईरान में, जिस वजह से हम
चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट में हेल्प रोल प्ले कर रहे हैं. इट इज अ डीप वाटर पोर्ट और इसकी लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है. सो वेयर इज इट लोकेटेड? गल्फ ऑफ ओमान के पास. एक बार फिर से देख लो, पर्शियन गल्फ है, देन आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, देन आपका गल्फ ऑफ ओमान. जो आपका बंदर अब्बास पोर्ट है, ये सबसे बड़ा पोर्ट है ईरान का. ये आपका पर्शियन गल्फ और आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास लाई करता है. एंड जो आपका चाबहार पोर्ट है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान के पास लाई करता है. आगे चलते हैं, हमने पोर्ट्स कवर कर लिए, वी हैव कवर्ड रिवर्स एंड वी हैव कवर्ड माउंटेन रेंजेस. अब कुछ सिटीज हैं और कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जिनकी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है बुशेर. ये है बुशेर, ठीक है, ये भी आपका पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे लाई करता है. तो बुशेर आपका एक इंपॉर्टेंट सिटी है. बुशेर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे ईरान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बना था. ठीक है, सो बुशेर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट इज द लोकेशन ऑफ ईरान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट. अब ईरान की कुछ न्यूक्लियर साइट्स देख लो, आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो पहले मैप से देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हर एक साइट की क्या रेलेवेंस है. ठीक है, सो ये जो येलो में मार्क्ड है, ये आपकी मेन न्यूक्लियर साइट्स हैं. अरक, फोर्दो, नतांज, इस्फाहान और बुशेर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो बुशेर के अलावा 4 और है, अरक, फोर्दो, नतांज और इस्फाहान. ठीक है, बस आपको नाम पता होने चाहिए सो दैट अगर आपको मैच द फॉलोइंग में आ जाए या आपको आ जाए व्हाट इज इट, विच कंट्री इज इट लिंक्ड टू, सो यू मस्ट बी एबल टू आंसर इट. सो इनको देख लेते हैं. नतांज और फोर्दो ये आपकी यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं. यूरेनियम एनरिचमेंट क्या है हम अगली स्लाइड में देखेंगे. तो नतांज और फोर्दो ये आपकी यूरेनियम को एनरिच करने की फैसिलिटीज हैं. फोर्दो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है. तो हमारे पास नतांज, फोर्दो हो गया और हमारे पास नतांज हो गया. अब अरक, अरक जो है ये एक हैवी वाटर रिएक्टर लोकेशन है. हैवी वाटर क्या है ये भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे. ठीक है, सो अरक क्या है? हैवी वाटर. नतांज और फोर्दो क्या है? ये आपका यूरेनियम को एनरिच करने के लिए. देन इस्फाहान, इस्फाहान एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जो चाइना की हेल्प से ईरान ने डेवलप किया है. सो ये कौन से लोकेशंस एक बार फिर से देख लेते हैं. हमारे पास है फोर्दो और नतांज, ये यूरेनियम की एनरिचमेंट के लिए है. अरक है, अरक में हैवी वाटर रिएक्टर है. एंड इस्फाहान है, ये एक न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है जो चाइना की हेल्प से डेवलप हो रहा है. लास्ट में बुशेर है पर्शियन गल्फ के कोस्ट पे, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. यहां पे ईरान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप हुआ था. सो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स इंपॉर्टेंट है. अब यहां पे हमने एक टर्म पढ़ी यूरेनियम एनरिचमेंट और दूसरी टर्म पढ़ी हैवी वाटर. सो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं. सबसे पहले है यूरेनियम एनरिचमेंट. सी यूरेनियम को जब हम देखेंगे ना तो हम इसके साथ ना आप न्यूज़पेपर्स में देखोगे कुछ नंबर्स लिखे होंगे. फॉर एग्जांपल यूरेनियम 235, यूरेनियम 238. सो ये नंबर क्या है? व्हाट आर दीज नंबर्स? ये बेसिकली यूरेनियम के आइसोटॉप्स का मास है. ठीक है, एटॉमिक मास है. तो जो यूरेनियम 238 है वो हैवियर है एज कंपेयर टू यूरेनियम 235. एक तो ये बात हो गई कि आपको न्यूज़पेपर में समझ आना चाहिए कि यूरेनियम 235 और 238 क्या है, ये एटॉमिक मास है. 238 का एटॉमिक मास ज्यादा है एज कंपेयर टू 235. अब इनमें फर्क क्या है? आप ना न्यूज़पेपर में एक टर्म पढ़ोगे, फिसाइल और नॉन फिसाइल. कुछ आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि फिसाइल होते हैं और कुछ यूरेनियम के आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन फिसाइल होते हैं. अब इनका क्या मतलब है? सी, जब हम आपका न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो कुछ जो फिसाइल वाले आइसोटोप्स होंगे इनके ऊपर जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हम बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये फर्दर स्प्लिट हो जाएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा. लेकिन जो नॉन फिसाइल है, जब इनके ऊपर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को बम्बार्ड करेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि ये फिसाइल नहीं है, स्प्लिट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, अब हमें तो स्प्लिट करवाना है क्योंकि हमें न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन करना है. इसीलिए वी वांट
यूरेनियम 235, ये चाहिए हमें, ठीक है। तो यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है, इसमें हम टारगेट क्या कर रहे हैं, यूरेनियम 235 को उसके डिजायर्ड लेवल पे लेके आना। और डिजायर्ड लेवल कैसे तय होगा, अगर तो आपको सिर्फ रिएक्टर पर्पसेस के लिए चाहिए, यानी कि सिर्फ आपने पावर प्लांट चलाना है, तो 3 से 20% एनरिचमेंट रिक्वायर्ड है। अगर न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो 90% एनरिचमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर यूरेनियम को आप 20% से ज्यादा एनरिच कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट का टारगेट क्या है, यूरेनियम 235 की कंसंट्रेशन बढ़ाना। अगर इस कंसंट्रेशन को हम 3 से 20% के बीच में ले आए तब तो ये पावर प्लांट्स में हेल्पफुल होगा। अगर 90% पे ले आए तो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। अब अगर हम नेचुरल यूरेनियम देखें, उसमें आपका 238 ज्यादा होता है। इनफैक्ट 99% यूरेनियम 238 होता है और सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 होता है। तो एनरिचमेंट के लिए ना हम, आपने एक टर्म सुनी होगी न्यूज़पेपर्स में, सेंट्रीफ्यूग्स, है ना। ये सॉर्ट ऑफ मशीन्स होती हैं जो आपका रोटेट करती हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बेस पे यूरेनियम के इन आइसोटोप्स को सेपरेट कर देती हैं। हेवियर वाले अलग हो जाते हैं, लाइटर वाले अलग हो जाते हैं। और हमें कौन सा चाहिए, लाइटर वाला यूरेनियम 235। तो ये है एनरिचमेंट, और इसकी ईरान में फैसिलिटीज कहाँ पे है, नतांज और फोर्दो में, ठीक है। अब चलते हैं हैवी वाटर पे। अब क्योंकि यूएस को ये खतरा है कि कहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स तो ना डेवलप कर ले एनरिचमेंट के कारण, इसीलिए भी कॉन्फ्लिक्ट एक मुद्दा बनता है, ठीक है। अब आ जाओ हैवी वाटर पे। हमने देखा था अरक, ये जो अरक है ये हैवी वाटर रिएक्टर प्लांट है, ठीक है। सो हैवी वाटर क्या है, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जैसे वाटर है ना H2O, वैसे ही हैवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। एक स्टेबल आइसोटॉप है पानी का। हमें बस इसका नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका क्या पर्पस है। सो इन अ न्यूक्लियर पावर प्लांट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हेवी वाटर is primarily used for two purposes. Number one, it is used as a moderator. आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड को यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। सेकेंड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट। सो दो पर्पसेस हैं हेवी वाटर के। वन, इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर। सेकेंड, इट इज यूज्ड एज अ कूलेंट। सो ये दोनों समझ लगे, आगे चलते हैं। नाउ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देख लो। ये इंडिया है, हेयर वी हैव वेस्ट कोस्ट पे मुंबई। ये आपका रशिया आ गया, हेयर वी हैव सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का वेस्टर्न साइड, ठीक है। सो यहां पे है पर्शियन गल्फ, यहां पे है कैस्पियन सी। तो हम क्या कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ कैस्पियन सी के रास्ते से होते हुए इंडिया को या एशिया को यूरोप के वेस्टर्न साइड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप देखोगे बंदर अब्बास, जो हमने ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट देखा है ना, तो वो INSTC का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे कैस्पियन सी में अजरबैजान, ठीक है, देन अस्त्राखान एंड फाइनली सेंट पीटर्सबर्ग। तो ये आपका इंडिया, रशिया, ईरान, यूरोप और सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। मल्टी मॉडल है, कहीं पे शिप के थ्रू कनेक्टिविटी है, कहीं पे रेलवेज के थ्रू कनेक्टिविटी है। पुराना प्रोजेक्ट है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि बंदर अब्बास इसका एक इंपॉर्टेंट लिंक है और ये पर्शियन गल्फ और कैस्पियन सी से होता हुआ जाता है। देन ईरान की ज्योग्राफी पे फिर से चलते हैं। करुण रिवर तो हमने कर ली थी। एक और रिवर जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पे है, ईरान के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट पे। इसका नाम है अरस। अरस रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ना एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, कुछ देशों की बाउंड्री को फॉर्म करती है। कौन सी देशों को, हमने पढ़ा था ईरान के नॉर्थ में क्या है, AA, अजरबैजान और आर्मीनिया। तो ईरान और अजरबैजान आर्मीनिया की बाउंड्री, सिमिलरली यहाँ पे क्या है, टर्की। तो टर्की और आर्मीनिया की बाउंड्री कौन फॉर्म करती है, अरस रिवर, ठीक है। और ये किस में ड्रेन करती है, कैस्पियन सी में, ठीक है। देन एक और रिवर है यहाँ पे, यहीं पे करुण रिवर थी है ना जैग्रोस के पास, यहीं पे है शत अल अरब।
शतल्ब रिवर भी इंपॉर्टेंट है। शतल्ब रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, ये ईरान और इराक के बीच में एक डिस्प्यूटेड रिवर है। दूसरा, जो हमने ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट नदी पढ़ी करून रिवर, करून रिवर शतल्ब रिवर की ट्राइब्यूटरी है, यानी कि शतल्ब रिवर में मिल जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ी होगी, है ना? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ही इराक में एक इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे सिविलाइजेशंस अक्सर रिवर बैंक्स पे बनती थी, तो ये जो इराक वाली सभ्यता है या सिविलाइजेशन है, ये टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के बैंक्स पे बनी है। तो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं शतल्ब रिवर। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स इराक की रिवर है, ठीक है, क्यों? ईरान की नहीं, ठीक है। और ये शतल्ब रिवर में मिलती हैं, और शतल्ब इराक और ईरान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रिवर है, ठीक है। तो करून रिवर ईरान में है, और करून रिवर ईरान की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? शतल्ब रिवर की। और शतल अरब जो आपका इराक और ईरान के बीच में एक डिस्प्यूटेड रिवर है। देन ईरान की कुछ सिटीज देख लेते हैं। तेहरान बिल्कुल नॉर्थ में है, एल्बर्स माउंटेन के पास, है ना। देन एक और जगह है शिराज। शिराज का हिस्टोरिकली बहुत रेलेवेंस है। ये एक एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। इसी बेसिस पे इंडिया की उत्तर प्रदेश का शहर जौनपुर, इसको हमने नाम दिया शिराज ऑफ द ईस्ट, क्योंकि ये शहर जौनपुर भी इज नोन फॉर इट्स एजुकेशन एंड आर्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको हम शिराज़े हिंद बोलते हैं, ठीक है। शिराज में पर्शियन पोएट हाफिज, इनकी आपकी टूम भी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ में देखें, ईरान इज फेमस फॉर एशियाटिक चीता, जो सिर्फ ईरान में है, और इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। सिमिलरली पर्शियन लेपर्ड है, ये लेपर्ड्स में से सबसे बड़ी स्पीशीज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देख लो, हमने पढ़ा था PHO, पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और गल्फ ऑफ ओमान। तो ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट क्या होता है? एक ऐसी पानी की बॉडी जो दो बड़ी पानी की बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो हॉर्मूज आपका पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। ये बहुत जरूरी है ना, क्यों? क्योंकि 20% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाईज यहां से पास होती हैं। यहाँ पे आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से दो नाम इंपॉर्टेंट है। पहला तुन्ब आइलैंड, दूसरा कश्म आइलैंड, ठीक है। तो तुन्ब और कश्म आइलैंड्स यहां पे इंपॉर्टेंट है। ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। आगे पर्शियन गल्फ देख लो। पर्शियन गल्फ के इर्द गिर्द जो कंट्रीज है उनको हम गल्फ कंट्रीज बोलते हैं। तो पर्शियन गल्फ के आसपास अगर आप देखोगे, यहां से स्टार्ट करते हैं, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, सऊदी, ठीक है, एंड आपका ओमान। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो आपकी पर्शियन गल्फ पे लाई करती हैं, ठीक है। पर्शियन गल्फ का भी एक आइलैंड इंपॉर्टेंट है। पिछले आइलैंड्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, तुन्ब और कश्म, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खर्ग आइलैंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खर्ग आइलैंड आपका पर्शियन गल्फ में एक कोरल आइलैंड है, और ये एक फ्रेश वाटर, यहाँ पे इर्द गिर्द जो आइलैंड है उसके अराउंड वाटर फ्रेश वाटर है। देन पर्शियन गल्फ में एक दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है, सऊदी अरेबिया की है, जिसको हम बोलते हैं अल सफानिया ऑयल फील्ड। तो पर्शियन गल्फ की एक तो कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, दूसरा खर्ग आइलैंड बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट, इट हैंडल्स 90% ऑफ ईरान्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स, और अल सफानिया ऑयल फील्ड। कैस्पियन सी पास में ही है, इसको भी देख लो। ये दुनिया भर की लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी है। इसको याद करना बहुत सिंपल है, अक्रोनियम देखो, तारीख, इसके इर्द गिर्द वाली कंट्रीज, टर्कमेनिस्तान, T फॉर टर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, याद रखना आर्मीनिया नहीं है, अजरबैजान है, ठीक है, R फॉर रशिया, I फॉर ईरान, एंड K फॉर कजाकिस्तान। तो तारीख कंट्रीज आपके कैस्पियन सी के साथ लिंक्ड है, जो कि दुनिया भर की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर बॉडी है।
आपको यूपीएससी में ना एक क्वेश्चन आया था 2014 में, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो ऑप्शंस दिए हुए थे कौन सी सी या कौन सी गल्फ के बीच में है। अगेन इसको हम आज नहीं सॉल्व करेंगे, एक बार जूम आउट करके आप थोड़ी सीज को देख लो। अगर आपको वेस्ट टू ईस्ट आ जाए तो एमबीसी, मेडिटेरियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ठीक है। यहां पे हमने ईरान पढ़ा है कैस्पियन सी के साउथ में, तो मेडिटेरियन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के बिल्कुल नीचे है पर्शियन गल्फ। तो कभी भी आप मैप देखो ना, तो एक तो आप उस कंट्री को देखो, थोड़ा जूम आउट करके उस रीजन पे भी फोकस करो। अब हमारा ईरान का सारा कवर हो गया, नाउ वी मूव ऑन टू डीलिमिटेशन। तो हम देखेंगे डीलिमिटेशन है क्या, व्हाई डू वी डू डीलिमिटेशन, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, एंड डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आपको पता होगा साउथ की जो स्टेट्स हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया है तो वो थोड़ा डीलिमिटेशन को लेके वरिड है कि उनको पॉपुलेशन के बेस पे अगर सीट्स मिलेंगी तो कम सीट्स मिलेंगे बिकॉज दे हैव लेसर पॉपुलेशन। सो लेट अस अंडरस्टैंड, डीलिमिटेशन में हम पार्लियामेंट की और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनकी सीट्स को पॉपुलेशन के बेस पे फिक्स करते हैं, ठीक है। डिलिमिटेशन क्यों की जाती है, ताकि स्टेट्स के बीच में एक प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो, कि ज्यादा पॉपुलेशन है जहां पे उनको ज्यादा सीट्स मिले, उनको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिले पर पर्सन। सिमिलरली जो छोटी स्टेट्स हैं, कम पॉपुलेशन है, उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिले। इसके लिए पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। बिकॉज ये पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर बनाया जाता है, देयरफॉर इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्योंकि जो भी चीज आपकी पार्लियामेंट एक्ट के अंडर बनती है दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो डीलिमिटेशन कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये जो सारा प्रोसेस है आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन गारंटी करने का, इसमें इलेक्शन कमीशन भी डीलिमिटेशन कमीशन को हेल्प करता है। नेक्स्ट है, डीलिमिटेशन कमीशन के 3 इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज टू एक्ट एज चेयरपर्सन। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट से तो हमें एक रिप्रेजेंटेशन आ गई, अब इलेक्शन कमीशन से भी आएगी, तो इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, जिसको सीईसी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, और स्टेट्स में से स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। तो इलेक्शन कमिश्नर्स की रिप्रेजेंटेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो ये आपका डीलिमिटेशन कमीशन हो गया। यहां पे हमें याद रखना है कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और किस पर्पस से क्रिएट की जाती है। डीलिमिटेशन कमीशन जब एक्ट करता है तो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। दूसरा, डीलिमिटेशन कमीशन के जो ऑर्डर्स हैं उनको इंडिया के गैजेट में नोटिफाई किया जाता है, और ये एक लॉ के बराबर आपका इनका दर्जा जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ फोर्स ऑफ लॉ, इसीलिए इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट क्या इन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है किशोर चंद्र केस, इसके अकॉर्डिंग अगर डीलिमिटेशन कमीशन का जो फैसला है अगर वो आर्बिट्री है और कॉन्स्टिट्यूशनल एथोस के अगेंस्ट है, देन जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अदरवाइज जो डीलिमिटेशन कमीशन के फैसले हैं वो गैजेट में नोटिफाई होते हैं और दे एक्ट एज अ लॉ, ठीक है, ये हो गया। देन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकसभा की टोटल सीट्स कितनी होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अगर विद इन अ स्टेट कितनी सीट्स होनी चाहिए प्लस कंस्टिट्यूएंसी वाइज कितनी सीट्स होनी चाहिए, ये आपका डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स देख लो, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग हर सेंसस के बाद पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट लेके आएगा, और आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग हर स्टेट को टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया में डिलिमिटेशन कितनी बार हुई है? तो 4 बार हुई है, 1952, 63, 73 और 2002, ठीक है।
इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं, इनको याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। 42nd अमेंडमेंट, 84th और 87th, हर एक में जो पॉपुलेशन का ईयर था वो अलग अलग था। 42nd में 1971 का सेंसस, 84th अमेंडमेंट में 1991 का सेंसस, 87th अमेंडमेंट में 2001 का सेंसस। ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कितनी बार डिलिमिटेशन हुई है? 4 बार। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं, आपने गैस सप्लाईज के बारे में काफी सुना होगा ना, क्योंकि अब ईरान कन्फ्लिक्ट के कारण ये न्यूज में है। तो सीएनजी है, एलपीजी है, एलएनजी है, इन सब में क्या डिफरेंसेस हैं? देखो, इनको समझने के लिए सिंप्लीफाई करो पहले। जिनके पीछे पीछे नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस क्या होती है? प्राइमरीली मिथेन होती है, ठीक है। तो किसी में ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, किसी में ये आपका लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, किसी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, बट जहां पे भी नेचुरल गैस आ गया वो आपका प्राइमरीली मिथेन है। बचा क्या आपका? एलपीजी, जिसके हम सिलेंडर्स यूज करते हैं ना, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये क्या है? प्राइमरीली प्रोपेन और ब्यूटेन। तो जहां पे नेचुरल गैस है वो प्राइमरीली मिथेन है, और एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन है। ये सिलेंडर्स की फॉर्म में आती है, हाउस होल्ड कुकिंग में काफी ज्यादा यूज होती है, ठीक है। सीएनजी ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है, और ये गैस की फॉर्म में ही रहती है, इसीलिए यहां पे लिक्विफाइड नहीं है ना वर्ड, तो ये गैस की फॉर्म में ही रहती है। फिर आ जाओ एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है तो प्राइमरीली मिथेन होगी, लिक्विफाइड है तो इसको लिक्विफाई किया गया है प्रेशर लगा के, तो इसीलिए इसको अलग से टैंकर्स में स्टोर करना पड़ता है, जिनको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स, ठीक है। क्रायोजेनिक जहां पे वर्ड यूज होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया के अगर एलएनजी की इंपोर्ट्स देखें, मैक्सिमम आपके कतर से आते हैं, हाफ ऑफ एलएनजी सप्लाईज। लास्ट आ जाओ पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस है, अगेन प्राइमरीली मिथेन होगी, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर्स की बजाय पाइपलाइंस के थ्रू आपको गैस मिलेगी, तो इससे सिलेंडर्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। तो आपका एलएनजी, पीएनजी और सीएनजी नेचुरल गैस है, एलपीजी प्राइमरीली प्रोपेन और ब्यूटेन है। देन ये छोटा सा एक और डिफरेंस है, अगर आपको एलपीजी और एलएनजी में सवाल आ जाए, है ना, तो जनरली हम एलपीजी यूज करते हैं, डायरेक्ट यूसेज में एलपीजी काम आती है, लेकिन एलएनजी कैसे डिफरेंट है? लिक्विफाइड नेचुरल गैस। पहली बात तो एलएनजी के लिए आपको बहुत ज्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा, जब इनको प्रेशराइज करेंगे तो एलएनजी बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, ये दोनों इनमें डिफरेंसेस हैं, पर डायरेक्टली आपकी एलपीजी ही यूज होती है। एलएनजी को बहुत ज्यादा कूलिंग की रिक्वायरमेंट है और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है। देन आ जाओ न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। अब इंडिया के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट ने रिसेंटली क्रिटिकलिटी अचीव की है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ने, तो वहां पे ब्रीडर रिएक्टर्स भी न्यूज में थे। तो थोड़ा सा हम 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, आपके साइंस एंड टेक के मेंस के सिलेबस में है अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है, ये डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने इसको दिया था, ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या है? पहली बात तो यूरेनियम को हम एफिशिएंटली यूज कर पाए, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? थोरियम, ठीक है। तो थोरियम जो कि इंडिया में अबंडेंटली अवेलेबल है, इसके यूसेज पे भी हम प्रॉपरली पहुंच सके। इंडिया में दुनिया भर के 1 to 2% यूरेनियम रिजर्व्स हैं, लेकिन थोरियम के 1/4 25% रिजर्व्स इंडिया में है थोरियम के वर्ल्ड वाइड के कंपैरिजन में। फिर हम थोरियम को यूज क्यों नहीं करते? इसके 2 रीजंस हैं। ग्लोबली यूरेनियम के प्राइसेस कम है, दूसरा थोरियम को ब्रीडिंग करनी पड़ती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता, इसीलिए हम थोरियम को यूज नहीं करते। थोरियम के प्राइमरीली रिजर्व्स या तो आपके ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, जिसमें से ओडिशा इंपॉर्टेंट है, या आपका केरला और ओडिशा टोटल 70% ऑफ इंडिया थोरियम रिजर्व्स को अकाउंट करता है, ठीक है। ओवरऑल अर्थ की क्रस्ट में भी थोरियम ज्यादा है, और ये मोनाजाइट सैंड से लिया जाता है।
अब आ जाओ 3 स्टेजेस पे। इन 3 स्टेजेस को कैसे याद करना है? पहला, इनमें रिएक्टर कौन सा यूज होता है, दूसरा इनका इनपुट फ्यूल क्या है। ठीक है, ये 2 चीजों के बेस पे आपको याद रखना है कौन सी स्टेज है। पहली स्टेज है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर। हैवी वाटर हमने अभी पढ़ा है एज अ कूलेंट और मॉडरेटर यूज होता है। तो पहली स्टेज में हम नेचुरल यूरेनियम को एज फ्यूल यूज करते हैं और रिएक्टर का नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरे में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और इसमें हम प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अब यहां पे एक नया वर्ड आया है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप देखो, पहली स्टेज में यूरेनियम, रिएक्टर का नाम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरी स्टेज में प्लूटोनियम एज फ्यूल, रिएक्टर का नाम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तीसरी स्टेज में प्राइमरीली हम थोरियम पे फोकस करते हैं। तो ये इतना ज्यादा डिटेल में हमें करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, ब्रीडर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है। देखो, ब्रीडर रिएक्टर है ना, ब्रीड करना। तो ब्रीडर रिएक्टर में क्या है, ऐसा रिएक्टर जिसको जितनी हम इनपुट फ्यूल देते हैं, जितना हम इनपुट फिसाइल मटेरियल देते हैं, उससे ज्यादा फिसाइल मटेरियल ये प्रोड्यूस करता है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का ये मतलब, फास्ट यानी कि स्लो डाउन नहीं हुआ है ना, तो न्यूट्रॉन्स इसमें स्लो डाउन नहीं हुए, ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। जो रिसेंट जो न्यूज में था कलपक्कम, कलपक्कम कहां पे आपका, तमिलनाडु में। कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी अटेन की है। तो ब्रीडर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। और अगला क्वेश्चन है कि इसका क्या मतलब हुआ कि क्रिटिकलिटी अटेन की है। ऐसा स्टेज न्यूक्लियर पावर प्लांट में जहां पे रिएक्टर सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल को चला पाए और हम पावर प्रोड्यूस कर पाए, तो वो है आपका क्रिटिकलिटी की स्टेज। कहां पे अटेन हुई है, कलपक्कम। कलपक्कम कहां पे है, तमिलनाडु में। कौन सा रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका 4 मठ का। ठीक है, तो ये आपका न्यूज में था, 4 मठ और 4 धाम। 2 चीजें हैं यहाँ पे, आपका कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक है 4 मठ, एक है 4 धाम। तो आदि शंकराचार्य जी का आपने भक्ति मूवमेंट में नाम सुना होगा। आदि शंकराचार्य जी का बर्थ हुआ केरला में। हिंदुइज्म को इन्होंने रिवाइटलाइज किया, दोबारा नई जान डाली हिंदुइज्म में, और इन्होंने एस्टैब्लिश किए 4 मठ। ये इंडिया के डिफरेंट डायरेक्शंस में है। कैसे, आपका ज्योतिर्मठ नॉर्थ में उत्तराखंड में, श्रृंगेरी कर्नाटका, गोवर्धन ओडिशा और द्वारका आपका गुजरात में। आदि शंकराचार्य जी के एक स्टैचू भी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ वननेस। ये कहां पे है, ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। ठीक है, देन इनकी फिलॉसफी क्या थी, अद्वैत वेदांत। अद्वैत यानी कि डबल नहीं है ना, द्वैत में यानी कि डबल, यानी कि मोनिज्म है ना, नॉन डुअलिज्म, कि भगवान और सोल आपकी सेम ही है। ठीक है, अब आपको ना यूपीएससी में एक बार पीवाईक्यू आया था। पीवाईक्यू क्या था, ये मेंस का है। भक्ति मूवमेंट रिसीव्ड अ रिमार्केबल रीओरिएंटेशन विद द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के आने से भक्ति मूवमेंट आपकी रीओरिएंट हो गई। ठीक है, तो ये इस्कॉन के फाउंडर है चैतन्य महाप्रभु। तो इसी तरह से आपको आदि शंकराचार्य जी पे, कबीर जी पे, है ना, गुरु नानक देव जी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम क्योंकि आदि शंकराचार्य जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इनकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, हमने अभी पढ़ा ना कि इन्होंने हिंदुइज्म को रिवाइटलाइज किया। तो हिंदुइज्म में ना उस टाइम पे काफी ज्यादा मतभेद हो रहा था। कुछ लोग शैविज्म यानी कि शिव जी को मान रहे थे, कुछ लोग वैष्णवाइट्स थे, कुछ लोग शक्तास थे, शक्ति को मानते थे। ठीक है, कुछ लोग सन गॉड को मानते थे। तो आदि शंकराचार्य ने सिंपल बोला कि आप पांचों की पूजा करो। ठीक है, पांचों डिटीज की एक साथ पूजा करो। तो ही इंट्रोड्यूस्ड पंचयतन पूजा, जिससे हिंदुइज्म में सॉर्ट ऑफ एक यूनिटी आ गई। ये इनकी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, वो तो थे 4 मठ। अब है 4 धाम। 4 धाम अभी न्यूज में है, पिलग्रिमेज है ना। तो 4 धाम 2 हैं, एक तो बड़ा 4 धाम है इंडिया लेवल पे, एक छोटा 4 धाम है जो आपका सिर्फ उत्तराखंड में है। दोनों ही पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं। ठीक है,
बड़ा चार धाम में कौन से हैं? बद्रीनाथ, पुरी, रामेश्वरम साउथ में तमिलनाडु में, और द्वारका। एक आपको ना यूपीएससी कल्चर में क्वेश्चन पूछता है कि फॉर एग्जांपल जैसे ये ओमकारेश्वर है, तो आपको एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से सन टेम्पल्स हैं, है ना? तो टेम्पल्स की जो मेन डीटीज हैं वो भी हमें देखना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बड़े चार धाम में देखोगे, रामेश्वरम के अलावा बाकी तीनों, द्वारका हो गया, बद्रीनाथ हो गया, पुरी हो गया, ये सब वैष्णव टेम्पल्स हैं, विष्णु जी को डिवोटेड है। रामेश्वरम शिवाइट टेम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से उत्तराखंड में छोटा चार धाम है, ये चारों ही उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। ध्यान रखना, केदारनाथ बड़ा चार धाम में नहीं आता, वहां पे बद्रीनाथ आता है, ठीक है। छोटा चार धाम में केदारनाथ आता है, ठीक है। ये आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन ये छोटी सी न्यूज थी आपकी हिंदू में, ये क्या है? न्यूक्लियर प्लांट्स रिक्वायर लाइफ टाइम कमिटमेंट। सो देखो, इंडिया के ना कुछ न्यूक्लियर को यूज करके हम कितनी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका 2047 का कोई टारगेट है। इस टारगेट को और इजीली अचीव करने के लिए इंडिया ने प्राइवेट प्लेयर्स को न्यूक्लियर में एंट्री दे दी है, ठीक है। सो हम थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट रीड कर लेते हैं। शांति एक्ट, इंपॉर्टेंट, नाम क्या है? सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोबारा से, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे क्या होगा? इंडिया प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करेगा, प्लस हमारी कैपेसिटी 8.7 गीगावाट से 100 गीगावाट तक जाएगी बाय 2047। शांति एक्ट के अकॉर्डिंग हर 10 साल बाद ऑपरेटर्स को एक सेफ्टी रिव्यू करना होगा, ताकि पता चले कि कोई सेफ्टी कंसर्न तो नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा, डिजाइन सपोर्ट देनी होगी थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द फैसिलिटी। जितना टाइम वो पावर प्लांट चलेगा, उतना टाइम जो भी प्राइवेट प्लेयर आएगा उसको डिजाइन सपोर्ट ऑफर करनी होगी, और हर 10 साल बाद सेफ्टी रिव्यू करना होगा। देन जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज, इसको समझ लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। देखो, किसी भी कोई पेरेंट है ना, अगर हम देखें कि उसके कितने चांस रहते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को अपनी जीन्स पास ऑन करने के, तो जी 50% चांस रहते हैं। लेकिन जब हम जीन एडिटिंग यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CRISPR-Cas9। CRISPR-Cas9 नाम देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो CRISPR-Cas9 के अकॉर्डिंग हम ये जो 50% चांस है, इसको 50% से भी ऊपर लेके जा सकते हैं जीन एडिटिंग करके। अब आ जाते हैं मलेरिया पे, है ना। तो मलेरिया एक बहुत मतलब प्रेवलेंट डिसीज है, जिसके कारण काफी डेथ्स होती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा पहले कि क्यों ना हम इन मस्किटोज को जेनेटिकली ऑल्टर कर दें, ठीक है। तो पहला जो तरीका था उसमें क्या था कि जो फीमेल मस्किटो है उसको स्टेराइल बना दिया जाता था, यानी कि फीमेल मस्किटो ऑफस्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। इसको बोलते थे पॉपुलेशन सप्रेशन मेथड। मेथड तो ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? मस्किटोज की ओवरऑल पॉपुलेशन श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने न्यू मेथड निकाला है जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन मॉडिफिकेशन या फिर रिप्लेसमेंट। इसमें क्या है कि मस्किटोज तो जिंदा रहेंगे, लेकिन जो मलेरिया वाले पैरासाइट्स हैं वो उनकी बॉडी में नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसे जीन्स होंगे जो कि मलेरिया पैरासाइट्स को अंदर सरवाइव नहीं करने देंगे। तो इससे हमें पॉपुलेशन को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बट हम पॉपुलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्किटोज। देन ये देख लो, इजराइल और लेबनान में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। यहाँ पे ना LIJ याद रख लेना, लेबनान, इजराइल एंड आपका जॉर्डन, ठीक है। तो लेबनान और इजराइल, इनका मेडिटेरियन को बॉर्डर लगता है, यानी कि ये मतलब लैंड लॉक्ड कंट्रीज नहीं है, ये आपका कोस्टल कंट्रीज है, लेबनान और इजराइल।
लेबनान की अगर देखें, या तो सीरिया के साथ मैक्सिमम बाउंड्री लगती है या फिर इजराइल के साथ, ठीक है। तो लेबनान है, इसके साउथ में है इजराइल। तो ये जी हमारा हो गया मेनली आपका प्रीलिम स्पेसिफिक। तो अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम एडिटोरियल देख लेते हैं, जितना भी हम कवर कर पाए। न्यूज को भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे इजरायली स्ट्राइक हुई थी लेबनान में, तो हमने देख लिया इजराइल कहाँ पे है, लेबनान कहाँ पे है, ठीक है। ओके। देन 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, वुमेन की रिजर्वेशन को लेके। देन सीएनजी पीएनजी न्यूज में था, वो कर लिया। देन ना एक तमिलनाडु में फायरवर्क्स की फैक्ट्री में एक इंजरी हुई है, एक्सप्लोजन हुई है। तो ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बहुत जरूरी है, इसको हम आज नहीं कवर करेंगे, बट मैं बता रही हूँ कि आपको पेपर कैसे कवर करना है, ठीक है। ये आपका चार धाम यात्रा, ठीक है। ईरान के पावर प्लांट्स कवर हो गए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कवर हो गया। पॉलिटिकल न्यूज को आप छोड़ दिया करना। देन जैसे ये इंडियन एक्सप्रेस में द सिटी वाला पेज है, कंप्लीटली इसको छोड़ दो, ठीक है। डिलिमिटेशन फ्रेमवर्क हमने कवर कर लिया, कौन से आर्टिकल्स है, कौन डिलिमिटेशन करता है, ठीक है। देन एक ही आप चीज देख लेना, सीबीएसई का 3 लैंग्वेज फॉर्मूला न्यूज में है। तो उसमें क्या, कौन सी स्टेट्स में, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में कौन सी लैंग्वेजेस है और साउथ में कौन सी है, ये इसको आप कल मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि कौन सी स्टेट्स है, ठीक है, कौन सी लैंग्वेजेस है। अब एक छोटा सा एडिटोरियल कवर कर लेते हैं। आपको एग्जांपल्स में ना, फॉर एग्जांपल गवर्नेंस में आपको टॉपिक है हेल्थ, सिमिलरली पॉवर्टी, एजुकेशन। तो वहां पे ना आपको एग्जांपल्स बहुत काम आएंगे। आप एग्जांपल्स का अलग से डाटा बैंक बना लो, वहां पे जो जो एग्जांपल्स है वो लिखते जाओ। फॉर एग्जांपल मेघालय में रिसेंटली, मेघालय में काफी बच्चे ऐसे थे जो आपके अंडर 6 इयर्स के बच्चे थे, ठीक है। तो नियरली अगर आप देखेंगे मेघालय की 1/5 पॉपुलेशन अंडर 6 है। इसी वजह से मेघालय में अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग के ऊपर काफी फोकस किया गया। और इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखोगे 5 साल तक ब्रेन की मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है। इसीलिए अगर आपने लिटरेसी के ऊपर अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, तो आपने सुना होगा एसर की रिपोर्ट्स आती है, प्रथम एनजीओ निकालता है। तो प्रथम एनजीओ हमेशा बोलता है कि इंडिया में फाउंडेशनल लिटरेसी बहुत कम है। फाउंडेशनल लिटरेसी क्यों कम है? क्योंकि रीडिंग के, न्यूमरसी के स्किल्स कम है। ये सब क्यों कम है? क्योंकि 5 साल तक जो ब्रेन की डेवलपमेंट हुई वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। तो ये जो मेघालय का मॉडल है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है, जिसमें आपका मेनली, जिसको ना हम 3 A's बोलते हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और एएनएम्स। एएनएम्स यानी कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स। ये इनको ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप सिर्फ बच्चों को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन के बेस पे एक डिसेंट्रलाइज्ड है कि बच्चे प्रॉपरली बात कर पा रहे हैं, शेप्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, कलर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। तो इसके लिए किट्स डेवलप की गई हैं, ठीक है। तो ये आपका मेघालय में क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे अर्ली चाइल्डहुड केयर पे फोकस है। इस एग्जांपल को आप अपने गवर्नेंस में कोट कर सकते हो, ठीक है। इसका है, मैं एक बार पढ़ देती हूं। Meghalaya's guide for monitoring child development is designed to support early identification of developmental delays among children. Instead of relying on rigid checklists, trained frontline workers, ASHAs, ANMs, and Anganwadi workers engage in open-ended dialogue about how children play, how they communicate, how they move, ठीक है। तो एक आपका डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है। देन
नोएडा में वर्कर के प्रोटेस्ट हुए थे, तो वर्कर्स के थोड़े बहुत इश्यूज हमें पता होने चाहिए। 90% इंडिया में इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। इंडिया में इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। और रिसेंटली जो 2019 में इनके ऊपर एक कमेटी बैठी थी जिसका नाम था अनूप सतपथी कमेटी। तो ये कमिटीज भी आपको आंसर लिखने में हेल्प करती है, इसको आप GS3 में ड्रॉप कर सकते हो। अनूप सतपथी कमेटी ने बोला था मिनिमम एक फ्लोर वेज होना चाहिए। तो ये फ्लोर वेज हर स्टेट में फॉलो नहीं हो रहा। एक तो इस चीज की बात की गई है कि जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज है वो नहीं मिल रहा वर्कर्स को, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि MG नरेगा रीमॉडिफाई किया गया है जिसकी वजह से रूरल वर्कर्स को तकलीफ आ रही है, सिमिलरली अर्बन वर्कर्स की भी कुछ कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है। देन हम बोलते हैं कि सिर्फ 8 आवर वर्किंग होना चाहिए, ओवर वर्क हो रहा है, ओवर आवर्स हो रहे हैं, ठीक है, एक इस चीज की बात की गई है। देन जो आपके लेबर यूनियंस हैं उनको सप्रेस करने की बात की गई है, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि हम थोड़े से टाइम के लिए गिग करेंगे और फिर हम अपना चले जाएंगे, लेकिन उनका भी प्रॉपर एग्जिट क्लॉज नहीं है और वो भी अंडरपेड है, ठीक है। प्लस आपने रिसेंटली तो सुना होगा इनको क्योंकि लिमिटेड टाइम में डिलीवरी करनी होती है उसकी वजह से एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, राइट। सो ये सब आपका इस आर्टिकल में कवर्ड है, ठीक है। देन इकोनॉमी में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थे वो हमने कवर कर लिया। एक ये छोटा सा देख लो, वर्ल्ड बैंक ने फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन के ऊपर कुछ डाटा प्रेजेंट किया है। पहला है कि इंडिया का जो टारगेट है डेवलप्ड देश बनने का बाय 2047, उसके अकॉर्डिंग इंडिया को हर साल 8% ग्रो करना पड़ेगा। और ये 8% ग्रोथ तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ नहीं जाता। करंटली फीमेल पार्टिसिपेशन 40% है जो कि ग्लोबल एवरेज 49% से कम है, ठीक है। देन अगर आप पार्टिसिपेशन देखोगे भी तो जो सीनियर पोजीशंस है कंट्रीज की, चाहे वो एजुकेशनल लेवल पे हो, है ना, प्रोफेसर्स वगैरह हो, वहां पे भी सीनियर लेवल्स पे कम है, कॉर्पोरेट में भी कम है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन्ड में एक छोटा सा है येलो लाइन। तो अगर आपको इन जनरल आ जाए कि येलो लाइन कौन सी कंट्रीज या कौन सी रीजन के साथ डील करती हैं, तो येलो लाइन एक मिलिट्री डिमार्केशन है जो कि गाजा स्ट्रिप जो है, इजराइल के पास जो पैलेस्टीन वाला एरिया है गाजा स्ट्रिप, वहां पे बनाई गई है। तो येलो लाइन डील्स विद दिस पर्टिकुलर एरिया। तो बेसिकली हमने हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर लिए, इंडियन एक्सप्रेस के कुछ एडिटोरियल्स और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स। सो वी आर प्लानिंग कि हम इस सीरीज को अगले प्रीलिम्स तक लेके जाएं। अगर आप इसको रिलीजियसली फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू कवर अ वेरी लार्ज ग्राउंड फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।